गिलकी है आजकल बहुत वो प्रसिद्ध है और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो लौकी से या दूसरे और फसल हैं उसके अपेक्षा इसका जो उत्पादन है और इसका जो मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छा है, इसलिए गिलकी की खेती से बहुत अच्छा उत्पादन कमाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम जलवायु देखेंगे कि किस जलवायु में हो सकता है। तो ये सबसे अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए कि ये वाइड स्पेक्ट्रम या फिर बहुत अधिक तरह के विविधता में, जलवायु विविधता में इसको उगाया जा सकता है। जैसे जो गर्म और आर्द्र जलवायु है, जैसे छत्तीसगढ़ की जलवायु अभी है, उसके अनुसार गिलकी की फसल आसानी से लिया जा सकता है और बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने का या फिर बहुत ये नाजुक फसल नहीं कहा जा सकता। आप कहीं पे भी इसको लगाएंगे तो ये उग जाता है और उत्पादन देने लगता है। लेकिन अगर हम इसमें अच्छा तकनीक का उपयोग करें, जो हमारे नए नए तकनीक हैं, ड्रिप है, ट्रेलिंग सिस्टम है और मल्चिंग है, ये सब का उपयोग करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और अब जलवायु में वर्षा का तो उतना वो नहीं रह गया है क्योंकि ड्रिप सिस्टम है और पानी के अधिक से अधिक साधन हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। लगभग सभी तरह की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है जो सैंडी लोमी सॉइल बोलते हैं, बलुई दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, दोमट पीली मिट्टी, वो सबसे अच्छी इसके लिए होती है। अगर मिट्टी भारी है लेकिन आप उसमें अगर खेती करना चाहते हैं, काली मिट्टी है, तो उसमें स्लोप अच्छे से होना चाहिए, मतलब पानी का निकास अच्छे से होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद का उपयोग करके उसको मिट्टी को हल्का किया जा सकता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, खेती में रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है और फसलों की गुणवत्ता भी कम हो रही है। सब्जियां चूँकि नकदी फसल हैं, इसलिए इनमें यह स्थिति और गंभीर है। सब्जियों का जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए हमारे किसान भाई इसमें बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। इसलिए सब्जियों की जैविक खेती करना बहुत ज़रूरी है। साथियों,
उद्यानिकी फसलों में, सब्जियों में जैविक खेती किस तरह से की जाए, किस तरह से लाभ लिया जाए, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र दुर्ग से श्रीमती ललिता रामटेके और साथ में हैं श्री कमल नारायण वर्मा। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप सब्जियों की खेती करते हैं और उस पर जैविक खेती को अपनाना चाहते हैं, जैविक खेती का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपका कोई प्रश्न हो, आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। रामटेके मैडम, सबसे पहले ये बताइए हमारे किसान भाइयों की जैविक खेती है क्या और इसके क्या लाभ हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैविक खेती जैसे कि कृषि की एक विधि है जिसमें हम लोग रासायनिक रूप से उर्वरक या खाद का प्रयोग या रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग पूर्णतः इसमें वर्जित है। अच्छा। और जैसे कई किसान भाई शुरुआत करना चाहते तो न्यूनतम स्तर से उसका शुरुआत करें, मतलब कम से कम डालते हुए पूरी तरह से उसमें खत्म कर दें। जी, तो जी। इसे हम जैविक खेती कहते हैं। ये हर दृष्टिकोण से उपयोगी रहता है। इसमें उत्पादन थोड़ा कम आता है, परंतु इसमें स्वास्थ्यवर्धक सारी चीज़ें रहती हैं और पोषक तत्व भरपूर रहता है। और जो हम सब्जी या फसल जो भी चयन करते हैं या खाते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। तो रासायनिक खाद की तुलना में जैविक खेती किस तरह से लाभदायक है? रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती है कि हम अपने प्रकृति से जो हम उपयोग करते हैं जो चीज़ें, उसे ही हम प्रकृति को लौटाते हैं। अच्छा। तो हमें उसका भरपूर फायदा मिलता है और इसमें खर्च भी कम आता है। अच्छा अच्छा। तो ये हर तरह से उपयोगी है। जी 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 जी। डॉक्टर वर्मा, सब्जियों की अगर खेती करते हैं तो सब्जियों की खेती में जैविक खेती का क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि जब हम धान, गेहूं इसके बारे में देखते हैं तो हम उसको पहले प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद खाने के लिए उपयोग करते हैं। जी हाँ। लेकिन सब्जियां और फल ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सीधा डायरेक्ट उपयोग करते हैं। अच्छा। तो अगर हम जैसे कीटनाशक का उपयोग किए हैं और उसके बाद अगर हम कोई फल या सब्जी उपयोग कर रहे हैं तो उसमें उसका भाग रहता है। अच्छा। कोई भी केमिकल है जो इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशक होता है, उसका असर 5 से 20 दिन तक रहता है अधिकतम। अलग अलग फसल में और अलग अलग कीटनाशकों का अलग अलग प्रभाव रहता है। तो जब हम उसको सीधा हम खा रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा। जी जी। है ना। और इसके कारण कैंसर से लेके जो श्वास संबंधी सभी बीमारियां आजकल होने लगी हैं। हमारे एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए। जी 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 देवंगन जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जैविक खेती कैसे की जा सकती है, उसका महत्व कृपया बताने की कोशिश करें। जी बताइए। जैसे जैविक खेती में इसका महत्व अभी हम आप चर्चा ही कर रहे थे कि जैसे धान और गेहूं की तुलना में इसमें हमारा कितना महत्व है, उसके बारे में अभी जस्ट चर्चा ही किए थे। जी जी। और इसके बारे में कैसे करेंगे वो विस्तृत हम आगे और बात करेंगे। जी जी। जैसे हम उसमें उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, हमारा जैसे रासायनिक उर्वरक है तो उसको हमको जैविक उर्वरक कैसे हम प्रबंधन करें, जैविक कीटनाशकों का कैसे प्रयोग करें, है ना, जो रोग होता है उसके बाद उसका कैसे हम रोकथाम करें, जैविक नियंत्रण करें, इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी देंगे। डॉक्टर रामटेके, इसमें जैव उर्वरक कौन कौन से हैं, उसका किस तरह से प्रयोग किया जाए? जैव उर्वरक जैसे है कि सब्जियों में भी हम लोग जैसे दलहन फसल जैसे बरमट्टी है, कुछ दलहनी फसल में आता है और उसमें हम सूक्ष्म जीवाणु का एक कल्चर तैयार करते हैं। अच्छा। उसको हम भूमि के द्वारा मतलब मृदा में एप्लीकेशन करते हैं उसका और बीज उपचार भी करते हैं। दोनों तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। जी। तो जैसे दलहनी फसलों में जैसे बरमट्टी है और भी दलहनी जैसे सोयाबीन है, ऐसे उसको हम अगर उपयोग करते हैं तो हम उसमें राइजोबियम कल्चर का उपयोग करते हैं। वैसे ही फास्फोरस के पोषक तत्व की उपलब्धता के लिए हम लोग पीएसबी कल्चर का उपयोग करते हैं। जी जी। इसको हम साधारण जैसे भूमि का उपचार करते हैं तो गोबर की खाद में मिला के उसको हम लोग सॉइल एप्लीकेशन देते हैं। पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं भगवान दास जांगड़ सिरवाबांधा गन्नेतर बोल रहा हूँ। जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मेरा सवाल है कि जैविक खेती फसल में और जिस उद्यानिकी फसल में जैविक खाद कब कब डालना चाहिए? जी जी। और जैविक खाद डालने से क्या क्या फायदे होते हैं? जी जी बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैविक खाद का जैसे प्रयोग उद्यानिकी फसल में करना है तो शुरू में ही इसकी मात्रा हमें दे देना है। जैसे कि 1 हेक्टेयर में जैसे हम ले या 1 एकड़ में ले तो 4 से 6 टन प्रति एकड़, और अगर हम हेक्टेयर में लेना चाहते हैं तो 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर हम उसको सब्जियों में उपयोग कर सकते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि
बहुत आसानी से मतलब पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं, और मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है बहुत अच्छे से, और पोषक तत्वों को उपलब्धता बहुत आसानी से हो जाता है। जी जी जी। तो ये इस प्रकार से जैविक खेती बहुत ही कल्चर का जैसे उपयोग करते हैं। इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से जैव उर्वरक हैं जो हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें जैसे चर्चा कर ही रहते हैं हम लोग। राइजोबियम कल्चर है, पीएसबी कल्चर है। राइजोबियम कल्चर जैसे नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए होता है, पीएसबी कल्चर है जो फास्फोरस के लिए है। तो इस प्रकार के कल्चर हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक खाद के रूप में जैसे हम उपयोग करते हैं तो उसमें है केचुआ खाद है। हाँ जी। जो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और बहुत ही सबसे उत्तम खादों में आता है केचुआ खाद है। उसके बाद जैसे गोबर का खाद है, जैसे जिस किसान भाइयों के पास जानवर हैं उन लोग बहुत अच्छे से गोबर खाद का उपयोग कर सकते हैं। जी जी। तो उसकी मात्रा भी वैसे ही है 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर या 4 से 6 टन प्रति एकड़ ऐसे डाल सकते हैं उसको। जी जी जी। डॉक्टर वर्मा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे सब्जियां लगाते हैं हमारे किसान भाई, तो अलग अलग सब्जियों में अलग अलग तरह से पोषक प्रबंधन जरूरी है, तो जैव उर्वरक किस तरह से डालें, किन किन सब्जियों में किस तरह के जैव उर्वरक का उपयोग इनको करना चाहिए? जैसे मैडम ने भी आपको बताया कि जैव उर्वरक के क्या महत्व है। जी जी। जैसे पीएसबी कल्चर है ना, पीएसबी कल्चर जब हम गोबर खाद डालते हैं उसी समय ही डाल दें। अच्छा। वैसे ही और जैव उर्वरक के अलावा और बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता हमको पड़ती है। जैसे हम एक पंचगव्य होता है जिसको हम घर में ही बना सकते हैं। हाँ। पंचगव्य मतलब जो गाय के 5 जो हमारा निकलता है उससे हम बनाते हैं। जैसे गोबर हो गया, उसमें जैसे 5 किलो गोबर ले लिए, अच्छा, 5 लीटर गौमूत्र ले लिए जी, और अपना 3 किलो दही, अच्छा, 3 लीटर दूध, अच्छा, और 1 किलो घी, अच्छा, ले लीजिए। और उसमें नारियल पानी अगर उपलब्ध हो तो नारियल पानी डाल लीजिए, पका हुआ केला डाल लीजिए। अच्छा। ये सबको हम एक बर्तन में मिला देते हैं और उसको हम रख देते हैं 15 दिन के लिए। अच्छा। उसको हर दिन हमको हिलाते रहना है ऐसे क्लॉकवाइज। जी जी जी। और इससे क्या होता है, उसमें जितने कीड़वन की जो फर्मेंटेशन जिसको हम कहते हैं, सड़ना, वो अच्छी तरह से सड़ जाता है। अच्छा। उसके बाद उसको जो 10 लीटर जो बनता है हमारा, वो हम 200 लीटर पानी में मिला के उसको हम स्प्रे करते हैं। तो इससे भी हमारे पोषक तत्व हमारे सब्जियों को मिलते हैं। तो ये सभी तरह की सब्जियों के लिए एक सा प्रयोग है। जी जी जी। मैडम ये बताइएगा कि जैसा इसके लिए केचुआ खाद की भी क्या हम उपयोग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, उसमें नमी कितनी रहनी चाहिए? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। जैसे केचुआ खाद किसान भाई बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान है। केचुआ खाद जैसे केचुआ से बनता है। ये कचरा जो हमारा दैनिक कचरा निकलता है उसको हम, केचुआ एक जीव है, उसके द्वारा हम उसका अपघटन मतलब कंपोस्टिंग तैयार की जाती है। जैसे कि गाय गोबर देती है चारा खाने के बाद, तो उसका हम उपयोग करते हैं खाद के लिए। वैसे ही केचुआ का जो अपशिष्ट निकलता है वो खाद के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। जी जी। और ये बहुत आसानी से ही 60 से 65 दिन में या 3 महीने में तैयार हो जाता है। उसको तैयार कैसे करते हैं? हाँ, उसको तैयार करने के लिए जैसे 2-3 प्रकार की विधि है। जैसे पक्का टाँका बना के कर सकते हैं। जिस किसान भाई के पास जगह है वो 12-3-4 का मतलब 12 फीट लंबा, 3 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा का, अच्छा, मतलब टाँका बना के उसको कर सकते हैं। अगर उनके पास टाँका बनाने का नहीं है तो जमीन में ही गड्ढा खोद के उसको 12-3-4 का गड्ढा खोद के, अच्छा, नीचे उसमें कचरा का भराव करके केचुआ छोड़ के उसको बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे टेट्रा बैग आता है हरे कलर का एक, वो पोर्टेबल रहता है, यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो उसका उपयोग भी, उसका भी साइज सेम रहता है, 12 फीट लंबा, 3 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा। तो उसको कचरे को परत दर परत डाल के, कचरा फिर गोबर का खाद फिर कचरा फिर उसमें केचुए छोड़ देते हैं। तो बहुत अच्छे से 3 महीने में और कम समय में जैसे कचरे को अच्छे से कटिंग करके जैसे डाल दिए तो 40 से 45 दिन में बहुत अच्छे से केचुआ खाद तैयार हो जाता है। और जैसे जैविक खेती का जैसे चर्चा चल ही रहा है तो इसमें सबसे अधिक खाद में ही हमारा खर्चा होता है। जी जी। तो अगर हम उसको घर में बना लें मतलब उपयोग करने के लिए तो बहुत हमारा जो राशि है जो खाद में खर्च होता है जैविक के लिए, हाँ, तो वो बच जाएगा। जी जी। और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी। सर ये बताइएगा कि कीट नियंत्रण या रोग नियंत्रण जो होता है वो भी क्या जैविक विधि से किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है और बहुत ही इसके लिए हम सस्ता तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहले मैं रोग नियंत्रण के बारे में बात करूं तो जैसे कोई भी बीमारी है वो 3 तरीके से फैलता है। जी हाँ। एक तो बीज के माध्यम से, दूसरा मिट्टी और तीसरा कीड़ों के द्वारा। जी जी। ठीक है, तो हमें अगर बीज के माध्यम से जो रोग है उसको आने से रोकने के लिए हमको हमारा जो बीज है उसको उपचारित करना पड़ेगा। जी जी। इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी है ना, जो हमारा एक जैविक फफूंदीनाशक होता है, जी हाँ, उससे हम उपचारित कर लें। 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से।
और हमें अगर मिट्टी के माध्यम से रोकने के लिए जो गोबर खाद या केचुआ की खाद हम उपयोग कर रहे हैं उसको हम ट्राइकोडर्मा विडी से या ट्राइकोडर्मा के अलग अलग स्पीसीज से हम उपचारित कर सकते हैं। जी जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 किलो ट्राइकोडर्मा विडी को 100 किलो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद में मिला लें अच्छे से, और जब हम सब्जी लगाएं तो उस समय वो खाद पहले डाल दें, उसके बाद सब्जी लगाते हैं। जी जी। तो जो हमारे मिट्टी में जो कण रहते हैं बीमारी के, वो हमारे पौधे में नहीं आ पाते। अच्छा। और तीसरा होता है हमारा जो कीड़े के द्वारा फैलता है। जैसे बीमारी आप देखे होंगे जो कुछ जैसे मिर्ची है, मिर्ची में पत्ती मुड़ा होता है, जी हाँ, जी है ना, और टमाटर में पत्तियां थोड़ी पीली हो जाती है ना। तो ये जो है ये विषाणु जनित बीमारी है। अच्छा। है ना, और ये कैसे फैलता है, हमारे कीड़ों के द्वारा। तो ये कीड़ा क्या करता है, जो रोगग्रस्त पौधे हैं उसमें पहले बढ़ता है, फिर स्वस्थ पौधों में बढ़ता है। अच्छा। तो वैसे वो फैलाते जाता है। जी जी। तो हमको कीड़ों को मारना पड़ेगा। अच्छा। और जैविक तरीके से कीड़ों को मारने के लिए एक हमारा जो नीम से 5 पत्तियों से बना हुआ एक हमारा जैविक नासी है, कीटनाशी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, 10 लीटर हम गौमूत्र लेते हैं, 3 किलो नीम की पत्ती, 2 किलो करंज की पत्ती, 2 किलो सीताफल की पत्ती, 2 किलो अरंडी की पत्ती, 2 किलो बेसरम की पत्ती, 2 किलो रतनजत की पत्ती। इस तरीके से 5 पत्ती जिसको जानवर नहीं खाती, मतलब जिसमें कड़वापन होता है ना, वो पत्ती हम अच्छे से कूट लें। कूटने के बाद वो 10 लीटर जो गौमूत्र है उसमें मिला लें। मिलाने के बाद उसे हमको जो मिट्टी के बर्तन में उबालना है। अच्छा। और जैसे ही एक उबाल आए तो उसको उतार देना है, थोड़ा ठंडा होने देना है, फिर करना है। तो इस तरीके से 4 बार हमको उबालना है। अच्छा। और जैसे 4 बार उबल जाए उसको 48 घंटा के लिए हमको ठंडा होने के लिए रख देना है। अच्छा। जब से ठंडा हो गया उसको जो पूरा जितने भी उसमें तत्व थे वो सब हमारे गौमूत्र में आ गए। उसको छान लेना है। छानने के बाद उसको हमको 10 लीटर को 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ के लिए वो पर्याप्त होता है। अच्छा अच्छा। तो ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं या जो फल छेदक कीड़े होते हैं, ये सब इसमें हमारा नियंत्रण हो जाता है। जी जी। इसके अलावा जैसे कीट नियंत्रण की बात करें तो कीट नियंत्रण के यांत्रिक विधियां भी है, जैविक विधियां भी है। अच्छा अच्छा। है ना, यांत्रिक विधि की बात करें तो जैसे आप देखे होंगे जो बैगन होता है ना, बैगन में जब फूल आने की पहले अवस्था होती है उसमें जो ऊपर वाला भाग होता है वो लटका रहता है, टूट के लटका रहता है। जी जी जी। तो किसान भाई जैसे ही ये देखें कि टूट के लटका हुआ है तो उससे कम से कम इतना मतलब 2 सेंटीमीटर नीचे तोड़ लें। अच्छा। और तोड़ के उसको दबा दें। जी जी जी। और एक बर्तन में मिट्टी का तेल ले लें और उसमें डाल दें। तो वो कीड़ा क्या है उसमें मर जाएगा। जी जी जी। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका होता है जैसे हम पीला प्रपंच बोलते हैं, इसमें चिपचिपा पदार्थ जिसमें ग्रीस हो, है ना, एक पीला कलर का एक सीट होता है, जैसे बच्चों का ड्राइंग सीट होता है, वैसे वो पीला कलर का एक सीट होता है। उसको हम ग्रीस या अरंडी के तेल में उसको डुबा लें। और उसे हम जैसे खेत सब्जी के खेत है तो 1 एकड़ में 5 से 6 जगह हम उसको रख दें। जी जी। तो क्या होता है, जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, कीड़ा जो है पीला कलर की ओर आकर्षित होता है। देखे होंगे जो पीला वाला फूल होता है उसमें ज्यादा कीड़े आते हैं ना। तो वो पीला कलर देख के उसमें बैठता है और बैठने के बाद उसमें ग्रीस या अरंडी का तेल लगा होता है, चिपचिपा होता है। तो वो उड़ नहीं पाता है उससे और वो चिपक के मर जाता है। जी जी जी। तीसरा तरीका ये है कि हम लाइट ट्रैप, जिसको हम प्रकाश प्रपंच बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, हम ये जो खेत है उसमें एक दिया और अगर लाइट की व्यवस्था हो तो लाइट लगा लें। ये करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाना है हमको जमीन से। और उसके नीचे एक बर्तन रख देना है जिसमें पानी भर देना है। अच्छा। तो बर्तन थोड़ा चौड़ा हो या गोलाकार हो जिससे पानी भरा रह सके। तो जैसे लाइट जलेगा तो कीड़े आकर्षित होंगे और वो जैसे गिरेंगे तो पानी के बर्तन में पानी रखा रहेगा बर्तन में, तो उससे वो मर जाएंगे। जी जी जी। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये है हमको कि जो लाइट जलाएं वो 6 से 10 घंटे तक के 6 से 10 PM रात्रि के समय ही जलाएं। अच्छा। उसके बाद ना जलाएं। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसके बाद जो हमारे कुछ लाभदायक कीट हैं उनका आगमन होता है। अच्छा। अगर हम उस समय जलाएंगे तो हमारे लाभदायक कीड़े भी मर जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। जी जी जी। और एक फेरोमोन ट्रैप होता है। इसमें क्या होता है, एक झिल्ली लगा होता है और ऊपर से प्लास्टिक का रहता है। जैसे अब बाजार में बोलेंगे फेरोमोन ट्रैप चाहिए हमको तो वो दे देंगे। अच्छा। तो अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग लियोर होता है। अच्छा। लियोर क्या होता है, जो हमारा नर कीट है उसको आकर्षित करता है। अच्छा। और झिल्ली से लगा होता है और लियोर बीच में लगा रहता है। तो लियोर जैसे ही कीड़े आकर्षित होते हैं तो वो झिल्ली में फंस जाते हैं। अच्छा। और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसकी संख्या बढ़ने से हम रोक पाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।
जी। तो ये तरीके होते हैं। जी जी। और जैविक तरीका जैसे मैंने बताया आपको कि हमें गौमूत्र में जो हमारे 5 तरह के पत्ती हैं उसको इस्तेमाल करके हमको उपयोग करना रहता जी है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। रामटेके मैडम ये बताइएगा कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जैविक मतलब उर्वरकों की, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, किस तरह से बढ़ती है? देखिए, जैविक खेती जैसे हम करते हैं तो प्रकृति से ही प्रकृति को हम लौटाने का कार्य करते हैं। तो रासायनिक खाद हम डालते हैं तो बहुत हमारी भूमि जो है कड़ी हो जाती है। और जैसे कि हमारी भूमि में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में नत्रजन, स्फुर और पोटास हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि नत्रजन, स्फुर, पोटास हमारे सब्जी की फसल को या धान की फसल को, किसी भी फसल को ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये पहले ही स्तर पर हमें प्राप्त हो जाए। उसके बाद द्वितीयक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सब आता है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, वह भी भूमि से ही हमें प्राप्त होता है। तो ये जो पोषक तत्व हैं यह अनुपलब्ध अवस्था में भूमि में पड़ी रहती है। जी जी। अगर हम जैविक खेती करते हैं और हमारे जो सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो यह उपलब्ध अवस्था में आ जाती हैं और पौधे उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जी जी। तो जैविक खेती का सबसे अच्छा फायदा यही है कि जल धारण क्षमता तो जैसे बढ़ती है, भूमि पोला होता है, उसमें श्वसन क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। श्वसन क्रिया कैसे ज़्यादा होती है? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो जैसे जैसे वह पौधा जो है अपना जड़ फैलाता है तो वह अधिक से अधिक पोषक तत्वों को लेने की चूषण, जिसको क्रिया हम कहते हैं, शोषण क्रिया, चूषण क्रिया, तो उस वह बढ़ जाती है। तो पौधा बहुत हष्ट-पुष्ट हो जाता है। और अच्छा पौधा हष्ट-पुष्ट रहेगा तो उसमें कीड़े बीमारी वैसे ही नहीं आएंगे, कम आएंगे और उसका हम सेवन करेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती रहेगी। और एक कार्बनिक कार्बन जिसको बोलते हैं हम लोग, वह भूमि में बहुत अच्छे स्तर पे होना चाहिए। अगर कार्बनिक कार्बन कम होता है तो नत्रजन कम हो जाता है। तो नत्रजन कम हुआ तो फास्फोरस और पोटास, जिसको पोटास जिसको बोलते हैं, वो भी अपने आप कम हो जाता है। तो हमें कोशिश यह करनी है कि अधिक से अधिक जैसे गोबर की खाद, जैसे पेड़ पौधों के पत्ते जो गिरते हैं वह सड़ के जमीन में ही, मतलब भूमि में ही मिल जाए। तो इससे क्या उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और जैसे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो उसमें उत्पादन की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो रासायनिक खाद जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं या कीटनाशक, तो अवरुद्ध एक पैदा हो जाता है हमारे भूमि में और पौधों के बीच में। तो वह एक उपलब्ध अवस्था में आता है। जी। कुछ किसान भाई मठा का भी प्रयोग करते हैं खेत में, तो ये किस तरह से लाभदायक है? मठा भी जैसे पंचगव्य बनाते हैं उसमें डालते हैं या कीटनाशक में भी प्रयोग करते हैं। तो वह जैसे ही हम उसको डालते हैं तो वो कीड़ों को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। अच्छा। तो उससे वह दूर होता है। जी, तो जी। पोषक तत्व भी उसमें मिलते हैं, जो जो प्रकार के पोषक तत्व दूध में, मट्ठा में रहते हैं, वह पौधे ले लेते हैं और बाकी उसके जो दुर्गंध से जो कीड़े हैं वो भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से मट्ठा का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर वर्मा, क्या खरपतवार नियंत्रण को भी हम जैविक विधि से कर सकते हैं? किस तरह से किया जा सकता है? ये जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। लेकिन हमारे किसान भाई अगर सब्जी लगा रहे हैं व्यावसायिक तरीके से, तो वो निश्चित तौर से उसमें ड्रिप लगा रहता है, जिसको हम टपक सिंचाई कहते हैं। और अगर हमको नियंत्रण करना है खरपतवार को, तो हमें मल्चिंग का उपयोग करना पड़ेगा। अच्छा। मल्चिंग चाहे प्लास्टिक की मल्चिंग हो या फिर पैरा की मल्चिंग जी जी। तो प्लास्टिक के मल्च में प्लास्टिक मल्च क्या करते हैं, जो ड्रिप लाइन बिछा देते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक के मल्च बिछा देते हैं और जहाँ जहाँ हमें पौधे लगाने रहते हैं वहाँ पे हम छेद कर देते हैं। अच्छा। तो खरपतवार को उगने के लिए जगह मिलता नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है खरपतवार नियंत्रण का। जी जी जी। है ना। अगर हमारे पास बजट कम है तो हम जो पैरा होता है, धान का पैरा, जी जी, उस पैरे का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह से? जैसे मल्च, जैसे हम प्लास्टिक का मल्च बिछाएं, वैसे हम पैरे को बिछा दे पूरा। अच्छा। और जहाँ पे पौधा लगाना है वहाँ पे जगह छोड़ दें। अच्छा अच्छा। तो बाकी जगह पूरा कवर रहेगा। कवर रहने के तो उससे क्या होगा, खरपतवार नहीं उगेंगे। जी जी जी। और अगर ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो हमको हाथ से ही फिर निदाई करना पड़ेगा। जी जी जी। डॉक्टर रामटेके, इसमें फसल चक्र का क्या महत्व है? जैविक खेती में फसल चक्र कितना उपयोगी है? फसल चक्र जैसे बदल के करना बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि निरंतर एक ही प्रकार का फसल जैसे हम लेते हैं तो कीट व्याधि उसमें पनप जाती है। अच्छा। तो वह एक अपना उसके प्रति अनुकूल हो जाते हैं हम जी। जो कीड़े बीमारी है वो हमेशा निरंतर उसका सेम उसका खाना पीना, रहन सहन सब वैसे ही रहता है। तो जैसे ही हम अगर फसल को चेंज कर दिए, मान लो धान की जगह धान के बाद सब्जी लगा दिए, तो जो धान के जो कीड़े हैं वो अचानक से परिवर्तन होता है तो रह नहीं पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ से, और उनका जीवन चक्र खत्म हो जाता है। जी।
तो ऐसे ही फसल अगर बदल बदल के हम लगाते रहें तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि एक ही प्रकार का जैसे धान ही जैसे हम लगा रहे हैं या चना ही जैसे लगा रहे हैं तो भूमि का भी को भी परिवर्तित होने का समय नहीं मिल पाता। जैसे पौधे में भी बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, जैसे चना में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, जी हाँ। जैसे धान के खेत में हम उर्वरक जैसे डाले हैं नाइट्रोजन या नहीं डाले हैं, जैसे जैविक कर रहे हैं तो उसका भी जो पोषक तत्व है वह अगली फसल को मिलता है। अच्छा अच्छा। तो उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो अगली फसल को मिलता है। तो ऐसे अगर हम बदलते रहें तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बदलती रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसके जो कीड़े बीमारी हैं वह भी बदल जाएंगे। जैसे धान के जो बीमारी हैं वो सब्जियों में नहीं आएंगे ज्यादातर और कीड़े भी नहीं आएंगे। वैसे ही जैसे सब्जियों के हैं उसके बाद हम जैसे दलहन ले लिए या तिलहन ले लिए तो तिलहन के जो कीड़े बीमारी है वो दलहन में नहीं आएंगे, तो ये आएंगे तो कम होगा उसका इफेक्ट। तो इस प्रकार से परिवर्तन करने से लाभदायक रहता है, वातावरण के लिए भी अनुकूलित रहता है। डॉक्टर रामटेके, डॉक्टर वर्मा, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों ने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।